अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़ रहे थे टॉक्सिक लवर, जिसके राइटर हैं अमीर हमजा। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। हियर वी गो। अरमान मलिक के बंगले पर भी ये सुबह चमक रही थी। धौन के दरख्त उदास दिखाई देते थे और घर की इमारत फैरान। इस बंगले के सामने बनी सड़क पर दस्तगीर की गाड़ी जन से रुकी। इसके टायरों की चरचराहट ने चहकते परिंदों को शाखों से उड़ने पर मजबूर किया था। दस्तगीर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अरमान के बंगले में दाखिल दरवाजे के सामने आ गया। गेट पर खड़े गार्ड ने इसे नागवारी से देखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो अपने मालिक के गिरफ्तार होने पर नाराज लगता था। दस्तगीर ने इसे जवाब देना जरूरी न समझा और इसने गार्ड से अपना सवाल किया। तुम्हारी जिया मैम साहब अंदर है? जीन्स की पैंट में सफेद ड्रेस शर्ट में मलबूस दस्तगीर के अंदाज में बेनियाजी थी। इसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। धुला धुला चेहरा निखरा हुआ दिखाई देता था। आंखों में बेचैनी और फिक्र थी। शर्ट के ऊपर के दो बटन खुले हुए थे जहां से इसका सीना कुछ कुछ दिखाई देता था। ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? वो उखड़े लहजे में बोला। तो दस्तगीर ने स्पॉट नजर से इसे देखा। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी टांग पर गोली मार दूं? कार्ट ने दहल कर इसे देखा। ये क्या कह रहे हो? वो बदक कर अपनी जगह से पीछे हुआ। दस्तगीर ने तौकीर से शर्ट का पहलू हटाया और जीन्स में का अटका पिस्टल वापस निकाल लिया। दरवाजा खोलो शाबाश। वो जेब से रुमाल निकालकर पिस्टल को बड़े ध्यान से चमकाने लगा था। गार्ड का हलक खुश्क हो गया। इसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि दस्तगीर ने सर्द नजरों से सवालिया देखा और वो खुश होंठों पर जबान फेरता हुआ दरवाजा खोलने लगा। आइंदा मेरे यहाँ आने पर तुम इतने सवाल नहीं करोगे, लहजा तनबीहा करता था। गार्ड ने जल्दी से सर हिला दिया और पीछे हो गया था। दस्तगीर कदम बढ़ाता हुआ अंदर जा रहा था। लाउंज में उदासियां संग खामोशी और अंधेरा था। सुबह शहर पर छा गई है, इस बात का अंदर एहसास ना होता था। एक मुलाजमा थी जो इस वक्त झाड़ पूंछ कर रही थी। दस्तगीर के कदमों की चाप ने इसे सर उठाकर देखा। श्या मैम सब किस कमरे में है? दस्तगीर के चेहरे पर कोई तासुर ना था। रखाई से सवाल करने पर मुलाजमा ने सिवाय इशारे से कमरे का बताने के कुछ पूछने की हिम्मत ना बची थी और वह दस्तगीर के हाथ में मुझे पिस्टल देख चुकी थी। जिस तरफ मुलाजमा ने इशारा किया था दस्तगीर सीढ़ियां चढ़ता अब वहीं जा रहा था। अगले 2 मिनट बाद जिया कमरे के बाहर खड़ी थी। इसने दरवाजे पर दस्तक दी तो इसे एहसास हुआ कि दरवाजा लॉक है। इसने मुलाजमा से घर के दरवाजों की चाबियां मांगी और जिया के कमरे के दरवाजे में चाबियां लगाने लगा। जैसे दरवाजा खुला था इस धीरे से दरवाजा खुला तो दिखेला और वो खुलता चला गया। अंदर का मंजर दस्तगीर की उम्मीद के ऐन मुताबिक था। जिया बेहोश सी फर्श पर पड़ी थी। इसके खुले बाल चेहरे पर थे और आंखें सूजी हुई लगती थी। यकीनन वो पूरी रात रोने से अपने ढाल होकर सो गई थी। दस्तगीर ने इसे दिल गिरफ्त सी देखा और आगे बढ़कर वो घुटनों के बल बैठ गया। इसे जिया के सर को उठाकर अपने घुटनों पर रखा और इसके गाल मोहब्बत से सहलाने लगा। जिया का वजूद बुखार में तप रहा था। दस्तगीर ने इसे पुकारा, जिया। वो रसान से बोला था। आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। जिया ने धीरे धीरे आंखें खोली और जब इसने दस्तगीर को सामने देखा तो एक लम्हे के लिए वो उलझी। फिर इसे सब कुछ समझने में वक्त ना लगा। इसने आंखें भीग गई थी। मेरी मम्मी और डैड को। इसके गले में आंसुओं का खोल अटक गया था। इसे बहुत दिक्कत हो रही थी बोलने में। दस्तगीर ने इसके लबों पर उंगली रखी। बस मेरी जान, जिन बातों से तकलीफ हो इन्हें दोहराया नहीं करते। इसने जिया को फर्श से उठाया और उसके आंसू पोंछे बेड पर लाकर बिठाया। सब कुछ जानता हूँ, मैं तुम्हें बताना भी चाहता था लेकिन तुम्हें अपने भाई पे शायद मुझसे ज़्यादा भरोसा था, इसलिए मैं खामोश रहा। इसने गहरा सांस लिया। खैर छोड़ो इन बातों को, अब तुम रोगी नहीं। इसने नरमी से इसे वार्न किया और भीगी आंखों को साफ करके वो इसका सर अपनी गोद में रखकर बेड पर बैठ गया और जिया का सर दबाने लगा। तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा? इसे जैसे ख्याल आया तो इसने फिक्र से कहा। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। जिया ने सर ना में लिया। नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। वो घुटा घुटा सा रो रही थी। आंखें खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दस्तगीर से मोहब्बत से देखा। कुछ ना खाने से क्या सब ठीक हो जाएगा? कुछ कुछ खा लेने और जिंदा रहने से क्या सब ठीक हो जाएगा? इसने दस्तगीर के सवाल पर अपना सवाल दागा तो दस्तगीर उदासी से मुस्कुरा दिया। तुमने कहा था कि तुम अब मेरी हो, मेरी मोहब्बत, और अब मेरी ही मोहब्बत मेरी ही बात नहीं मान रही। जियो को इसकी बात पर और रोना आ गया। अरे बस ना। दस्तगीर इसके रोने पर बौखला गया। मैं बहुत तकलीफ में हूँ दस्तगीर, जिया ने सिसकियों के दरमियान कहा। मुझसे बिना सुकून लेकर मुझे अपना हर दुख दे दो। इसने जिया को अपने सामने बिठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, मुझसे मेरा चैन लेकर अपनी सारी बेचैनियाँ दे दो। ये आंसू मुझे देकर मेरी मुस्कान सारी तुम रख लो। अपने टूटे दिल के बदले मेरा दिल ले लो जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। इस सारे सौदे के बाद तुम मेरे सीने में छुपकर सो जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी उदास नहीं होने दूंगा। इसने एतमाद से कहा। जिया इसे भीगी आंखों से देख रही थी। फुरात ये भी भूल गई थी कि इस पे अभी मोहब्बतों के सिलसिले ख़त्म नहीं हुए। इसके पास अभी चाहने वाले लोग ख़त्म नहीं हुए। इसके पास अभी दस्तगीर है।
और फिर जब इसे इस बात का यकीन आ गया तो इसने दस्तगीर को अपना आप सौंप दिया। दस्तगीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद वो जिया के साथ इसके घर के किचन में मौजूद था। इसने शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ाई हुई थी। अपने सामने जिया को किचन काउंटर पे बिठाकर वो इसके लिए नाश्ता बनाने लगा था। जिया इसे देख रही थी, जो बिला वजह पता नहीं कौन कौन सी बातें करता जिया को हंसाने की कोशिश कर रहा था। जिया को इसकी एक बात ना हंसी आई और ना ही इसे कुछ समझ आया, क्योंकि दस्तगीर बिल्कुल ही कल से पैदल लतीफ़े सुना रहा था। लेकिन इसके अंदाज में इतनी मोहब्बत और जोश था कि जिया को इस पर प्यार आ गया और वह मुस्कुराने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो अपना हर जख्म दस्तगीर की मोहब्बत के मरहम में धोने लगी। जबकि तस्वीर ने इसे मुस्कुराते देखा तो इसका जोश और बढ़ गया। और बेशक अमीर हमजा ने इस पूरे नावल में हीरो इंतहाई रन मरीद लिखे हुए हैं। सच में मासूम लड़कियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये अगले रोज़ की बात है। शहर के बंगले में मुलाजिम अपने काम में मसरूफ थे। जोया और आयशा किचन में खड़ी दोपहर के खाने में क्या बनाया जाए, फिलहाल यही सोच रही थी। आज लाइम ने अपने डैड के साथ जोया के रिश्ते प्लस मंगनी के लिए आना था। इसे शादी की बहुत जल्दी थी। जोया पे इसे रत्ती बराबर भी यकीन नहीं था। तुम्हारा क्या पता कब माइंड बदल जाए और तुम मुझे छोड़ दो, इसीलिए मैं तुमसे फ़ौरन शादी करना चाहता हूँ, ये लाइम ने जोया को कहा था। और अगर मैं तुमसे शादी के बाद छोड़ दिया तो? इसने वैसे ही पूछ लिया। लाइम के चेहरे पर एक लम्हे के लिए साया लहराया। फिर वो ज़बरदस्ती से मुस्कुरा कर बोला, तो फिर मैं यही समझूंगा मेरी मोहब्बत के मामले में हमेशा से बदकिस्मत रहा हूँ, क्योंकि मैंने जिससे भी मोहब्बत किया वो मुझे छोड़कर ही गया है, सिवाय मेरे डैड के। जो कि इसकी बात और लहजे पर कुछ हुआ। बहुत बेसाख्ता बोली, मैं मजाक कर रही थी। पर मैं मजाक नहीं कर रहा। स्वयं मैं तुम्हारे छोड़ जाने पर खुद को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान समझूंगा। जैने इसका हाथ थामा, और मैं ऐसा तुम्हें कभी महसूस होने नहीं दूंगी। लाइम अब की बार मुस्कुराया तो उसकी मुस्कान जोया को हमेशा जैसे खालिस लगी। वो भी मुस्कुरा दी थी। इसके बाद वो जब घर आई तो इसने शहीर को लाइम के बारे में सब कुछ बता दिया था। शहीर ने इससे जवाब भी कहा, तुम इसे बुला लो, मैं इतने में इसकी जांच पड़ताल करवा लूंगा। जोया ने अपना सर पीट लिया। वो अच्छा है शहीर, मैंने कब कहा वो बुरा है? इसने हैरत से पूछा। फिर जांच पड़ताल क्यों? जोया को ये हो रहा था कि अगर लाइम को ये पता लग गया तो वो बुरा ही मान जाएगा, पर शहीर ने अब जो कहा था इसने वो करना भी था। इसलिए जोया ने लाइम को इस यकीन से बुला लिया कि शहीर को इसके खिलाफ कुछ गलत नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो बात जोया की नहीं जानती थी कि राइटर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। लाइम की गाड़ी में इसके पहलू में इसके डैड थे। मिस एडसन बैठे थे। वो गोरी रंगत और सरमाई आंखों वाले शख्स थे। 60 के करीब होने की वजह से इनके सर के बाल कुछ उखड़े हुए थे और इनके बालों की रंगत सफ़ेद थी। वो डिनर सूट में मलबूस थे। लाइम इन्हें जोया और इसकी फैमिली के मुतालिक बहुत बार और 2 बार बता रहा था, और इसके डैड इसकी बात बहुत तवज्जो से सुन रहे थे, क्योंकि इन्हें अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी। शहर के ऑफिस की राहदारी में दस्तगीर चलता शहर के कैबिन की जानिब बढ़ा था। इसके हाथ में एक लिफाफा था और चेहरे पर सिवाल जन के कुछ भी ना था। इनकी गाड़ी चलती शहर के बंगले के दाखिली दरवाजे के सामने रुकी। गार्ड को इनके आने की खबर थी, इसीलिए इसने दरवाजा खोला और लाइम की गाड़ी फर्श पर चलती पोर्च में आ रुकी थी। जोया से रिसीव करने के लिए पहले ही आयशा के साथ खड़ी थी। वो खुश दिखाई देती थी। शहीर के कैबिन में जब दस्तगीर दाखिल होकर इसके सामने आया, इसने लिफाफा खोलकर इसमें से कुछ तस्वीरें निकालकर शहीर के सामने रखी और इन सब कुछ बताने लगा, जिसे लाइम के बारे में छानबीन करते वक्त पता चला था। इन सबको सुनकर शहीर के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। जब दस्तगीर ने अपनी सारी बात मुकम्मल कर ली तो शहीर की आंखों में इश्तियाल से सर उठाया। धोखेबाज, ऐसे गुस्से से मुठियां बीचकर कहा। तभी इसका फोन बजा। लाइम और उसके डैड लाउंज में आ बैठे थे। आयशा एक कोने में खड़ी शहीर को फोन पर कह रही थी कि मेहमान आ गए हैं, अब वो भी घर आ जाए। तो मैंने बिठाओ, मैं आ रहा हूँ, इसने कहकर फ़ोन बंद किया और अपना कोट नशिस्त की पुश्त से उठाकर वो दस्तगीर के हमरा कैबिन से बाहर निकल आया था। पार्किंग एरिया में आकर वो गाड़ी में बैठा और बंगले की जानिब बढ़ने ही लगे। आसमान में घनघोर बादल छाए हुए थे। बारिश बरसने जाने को तैयार थी। इस बारिश में तूफान के आसार भी दिखाई देते थे। किसी का दिल टूटने वाला था और ये टूटा दिल इस मौत के दहाने पर ला खड़ा करेगा। लाउंज में बैठा लाइम गहरी बोलती नजरों से जोया को देख रहा था। आयशा किचन में खाने के मामलात मुकम्मल कर रही थी। जब इसे वहां की तसल्ली होगी तो वो सोफे पर सिमट कर बैठी जोया के पहलू में आ बैठी। लाइम के अब्बू काफी अच्छे मिजाज के मालिक थे। इनकी बातें महजूज किन थी। ब्रिटिश लहजे वाले एक मासूम शख्स के हामिल थे। वो हंसते थे तो मुस्कुराहट खुद ही आयशा के लबों पर बिखेर जाती थी। आयशा को बेसाख्ता अपने अब्बू का ख्याल आया तो इसकी आंखों के गोशे भीग से गए। इसने एहतियात से किसी को भी एहसास दिलाए बगैर अपनी नाम मांगे पहुंच ली थी और शहीर का इंतजार करने लगी। जोया को मुलाजिम ने किसी काम के लिए अपनी तरफ आने का कहा तो वो उठकर डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ती गई। फिर पीछे से शहीद घर में दाखिल हुआ। इसके अंदर आते ही आयशा मुस्कुराई। शहीद भी आ गए। वो कहकर अपनी जगह से खड़ी हुई शहीद जैसे ही कदम उठाता इसके करीब हुआ तो आयशा का माथा ठनका। इसके तासुरात कुछ खास अच्छे दिखाई न देते थे। वो आंधी तूफान की तरह चलता हुआ लाइम के सामने आया था। लाइम जो इससे मिलने के लिए खड़ा हुआ था, शहीद ने इसके माथे पर पिस्टल रखा। हेलन मार्गरेट से तुम्हारा क्या रिश्ता है और तुम अरमान के लिए कब से काम कर रहे हो?
जोया डाइनिंग के दरवाजे से निकल रही थी और शहीर के इस जुमले से इसका पत्थर का कर दिया था। आयशा ने चौंक कर शहीर को देखा, जबकि लाइम इसके डैड साकित रह गए थे। हम इस औरत को नहीं जानते, लाइम के डैड ने आगे बढ़कर शहीर को कहा। शहीर ने खा जाने वाली नजरों से इन्हें देखा। इसी वक्त दस्तगीर आगे बढ़ा और कुछ तस्वीरें निकालकर शहीर के हाथ में थमा दी। फिर ये सब क्या है? इन तस्वीरों में लाइम हेलन को गोद में मौजूद था। लाइम इन तस्वीरों में साल का लगता था। हेलन के पहलू में लाइम के डैड थे, मिस्टर एडसन खड़े दिखाई देते थे। वे एक मुकम्मल फैमिली की तरह खुश थे। लाइम का दिमाग इन तस्वीरों को देख के भग से उठ गया था। जिस सबको वो मुकम्मल भूल गया था, वो आज इस तरह से इसके सामने आएगा, ये लाइम ने सोचा नहीं था। थॉमस एडसन कुछ लम्हे कुछ ना बोल सके। फिर उन्होंने आगे बढ़कर लाइम का हाथ थामा। चलो लाइम, यहाँ से। शही ने जबड़े भींच कर इन्हें देखा। ऐसे तो तुम दोनों यहाँ से कभी नहीं जा सकते। वो हर तरह के लिहाज बलाए ताक रख कर बोला था। आयशा ने इसे हिम्मत करके टोका। शहीद, ये आप क्या कर रहे हैं? सोया का भी सुकून टूटा। वो भी आयशा के करीब आ गई थी। शहीद ने गर्दन तिरछी करके आयशा को देखा। मेरे मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। आयशा पर घड़ों पानी आ गिरा। इसके हलक में आंसू अटक गए थे। शहीद के लहजे में इस वक्त कोई भी मरवत और मोहब्बत ना थी। लाइम के डैड ने शहीद को देखा। हम किसी अरमान को नहीं जानते। हेलन को तो जानते हो ना? इसने फौरन पूछा। लाइम के डैड ने गहरा सांस लिया। हाँ, मैं जानता हूँ हेलन को। सोया ने लाइम की आंखों में नमी को तैरते देखा और इसे लगा पूरी दुनिया ही आज रो देगी। बाहर बंगले पर बादल बरसने लगे थे। तड़तड़ गिरती बारिश खिड़कियों के शीशों पर ठहरती और फिर फिसल जाती। अंदर सब कुछ बदल गया था। थॉमस एडसन जैसे हेलन के नाम से थक गए थे। उन्होंने लाइम का हाथ अपने लड़ से हाथ में थामा। लाइम ने इन्हें बेसाख्ता सोफे पर बिठाया और खुद इनके पहलू में आ बैठा। शहीर वैसे ही मौत के फरिश्ते की तरह इनके सरों पर खड़ा था। एडसन ने चेहरा उठाया और शहीर को देखकर कहना शुरू किया। इसका नाम हेलन मार्गरेट शादी से पहले था, लेकिन जब इसने मुझसे शादी की हुई थी तो वो मिसेस एडसन हो गई थी। लेकिन जब इसने मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया तो अपने नाम के साथ मेरा नाम भी हटा दिया। वो फिर से हेलन मार्गरेट हो गई थी। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा कहानी का दूसरा पहलू, हेलन मार्गरेट एडसन का हेलन मार्गरेट बनने का सफ़र। हेलन का ताल्लुक़ अमेरिका के गांव चिल्ली से था, लेकिन वो न्यूयॉर्क के एक फॉर्म में काम करती थी। यह फार्म दूसरे मुल्कों में मुलाजमों को भेजा करती थी। इसी फॉर्म के जरिए हेलन पाकिस्तान अरमान की फैमिली के घर आई थी। हेलन पहले अरमान की मम्मी के आबाई घर में मुलाजमा थी, लेकिन जब अरमान की मम्मी की शादी इसके डैड से हुई तो वो अपने साथ हेलन को भी ले आई, क्योंकि उन्होंने कभी हेलन को मुलाजमा समझा ही नहीं था। हेलन इनके लिए इनकी एक दोस्त जैसी थी, इसलिए वो हेलन को शादी के बाद अपने साथ ले आई। हेलन भी इस वक्त शादीशुदा थी। इसके शोहर का नाम थॉमस एडसन था। इसकी शादी को कुछ महीने ही हुए थे, लेकिन काम की वजह से हेलन वापस आ गई थी। अरमान की मम्मी शादी के बाद हनीमून के लिए अमेरिका गई तो हेलन भी इन्हीं के साथ अपने गांव वापस आ गई थी। हेलन के ख्वाब हमेशा से बहुत ऊंचे थे। एडसन एक ट्रक ड्राइवर थे। इनकी कमाई और हेलन की कमाई इन दोनों की अच्छी ज़िंदगी के लिए काफ़ी थी, लेकिन हेलन इनसे भी ज़्यादा चाहती थी। वो अपने शोहर को कहती कि मैं थक गई हूँ मुलाजमा के पेशे से। अब मेरा दिल करता है कि मैं न्यूयॉर्क में अपना मकान बनाऊँ। हम छुट्टियों के लिए पूरे अमेरिका में घूमें, हमारे होने वाले बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े और हमारे पास सब कुछ हो। एडसन मुस्कुरा देते। ठीक ना, खुदा हमें एक दिन ये सब कुछ लाजमी देगा, बस तुम सब्र से काम लो। लेकिन हेलन में सब्र नहीं था। इन्हीं दिनों वो उम्मीद से हो गई और इसे अपने गांव डिलीवरी तक रुकना पड़ा, जो इसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इसका अब अपने लकड़ी के मकान में दम घुटता था। वो बस अपने गांव से भाग जाना चाहती थी। वो चिड़चिड़ी रहती थी। एडसन एक अच्छे शौहर थे। वो हेलन से बहुत मोहब्बत करते थे। वो हेलन की दिलजोई के लिए सब कुछ करने की कोशिश करते थे, लेकिन हेलन ने जैसे ही लाइम को जन्म दिया था, वो इसे अपने शौहर के हवाले करके पाकिस्तान आ गई। एडसन ने कहा भी कि बच्चा अभी छोटा है, वह कैसे काम के साथ लाइम को संभालेंगे, लेकिन वो ना मानी और पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान मलिक पैलेस में गए। अभी 2 माह ही हुए थे कि वो वापस अपने गांव आ गई। एडसन को हैरत हुई। उन्होंने रात में ही हेलन को अपने पास बिठाया और इनके आने की वजह पूछी तो हेलन जोश से बताने लगी। मेरी मालकिन को एक ऐसी औरत चाहिए जो इन्हें बच्चा पैदा करके दे सके। इसके बदले में वो इस औरत को ढेर सारे पैसे देंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि बच्चा पैदा करने से इनका फिगर ख़राब हो जाए और बाद में मोटापे और बीमारियों से डरती हैं। एडसन इसकी बात पर उछले, लेकिन अगली बात इसके पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। वो चाहती है कि मैं ये काम करूं। एडसन की इसकी बात पर गुस्सा आ गया। तब पैसों के लिए गैर मर्द से ताल्लुक कायम करोगी? हेलन ने ना में सर हिलाया। नहीं एडसन। इस एडसन के हाथ थामे और इनका चेहरा कर अपनी तरफ करके कहने लगी। वो सर्वगेसी करना चाहती हैं। ये क्या होती है? सर्वगेसी में एक औरत की कोख को किराए पर लिया जाता है। हेलन मार्गरेट एडसन सर्वगेसी के लिए तैयार थी। सर्वगेसी के लिए पेलन को न्यूयॉर्क भिजवा दिया गया और यहाँ इसके साथ अरमान के डैड मलिक और इसकी मम्मी भी थे। इस कोख में औरत के एक्स और मर्द के जरासीम रखे जाते हैं और हमल का अमल शुरू किया जाता है। अमल के दौरान बच्चे की नशोनमा के लिए जो खून दरकार होता है, सिर्फ वही इसकी कोख
वाली औरत का होता है, लेकिन डीएनए बच्चे का असल माँ बाप का ही होता है। इसी तरह वो अपनी औलाद अपने हस्बैंड नस्ब के साथ ही पैदा करवाते हैं। सर्वगेसी के 9 माह बाद तक हेलन के हर चीज़ का ख्याल मलिक और उनकी बीवी ने खुद से ज़्यादा किया। जैसे ही हेलन ने अरमान को जन्म दिया तो वो अपनी असल माँ के आगोश में चला गया। जियान भी हेलन से सर्वगेसी के जरिए ही हुई थी और बाद में इन सब के वो मुझे बहुत सारे पैसे देंगे जिससे हम अपना एक अलग मकान ले सकेंगे, हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। हेलन का लहजा इसरार करता था। एडसन ने मना किया पर वो जिद से ऊपर उतर आई तो एडसन को मानना पड़ा। पर जब हेलन ने अरमान और जिया को पैदा कर दिया और रकम ले ली तो इसे वो भी थोड़ी लगी और इसका इरादा बदल गया। इसने अरमान को पालने के साथ साथ जिया को भी पालने की जिम्मेदारी ले ली। अरमान और जिया में 4 साल का फर्क था। इस वक्त नाइम भी 5 साल का हो गया था, लेकिन वो अपने डैड के साथ चिल में ही रहता था और माँ से इसकी मुलाकात कम ही होती थी। लेकिन इसे फिर भी अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। वो यहाँ एलन के दिमाग में कुछ और ही चलने लगा था। वो बड़े होते अरमान के ब्रेन वॉशिंग करने लगी थी। अरमान की मम्मी जब पार्टीज के लिए घर से जाती तो अरमान को हेलन के पास ही छोड़ जाती। अरमान सोता भी हेलन के साथ ही था। वो हेलन के साथ बचपन से ही था, इसलिए हेलन ने इसे अपना बनाने का फैसला किया। इसने अरमान को यह कहना शुरू कर दिया कि वही इसकी माँ है। मलिक ने इन पर दूसरी औरत को तरजीह दे दी है और अब वो हेलन को अपनी बीवी नहीं मानते। वो एक दिन हेलन को और अरमान और जिया को दूर कर देंगे और अरमान के कच्चे जहन में इस बात को अपने दिमाग में पक्का कर लिया था। हेलन जानती थी कि एक दिन अरमान बड़ा होकर इसके हक में बोलेगा और अगर किसी ने इसका साथ ना भी दिया तो अरमान ज़रूर देगा। इसलिए वो अपने शोहर एडसन और बेटे को छोड़कर पाकिस्तान में ही रहने लगी। अरमान जैसे ही जवान हुआ तो इसने अपनी तरफ से आखिरी पत्ता फेंका और एक दिन वो मलिक के सामने इनकी बीवी के हंसे से खड़ी हो गई। वो जानती थी कि अरमान इस वक्त कमरे में मौजूद है और इन्हें ज़रूर देख रहा होगा। वो रो रो कर मलिक को अपना शोहर कह रही थी और ऐसा शोहर जिसमें हेलन को धोखा दिया। अरमान की मम्मी और डैड इस बात पर हैरान थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक दिन एक मुलाजमा जिसे वो सर्वगेसी के पैसे भी दे चुके हैं मुंह को आएगी और इनकी औलाद को हासिल करने की कोशिश करेगी। अरमान की मम्मी ने बगैर तामिल हेलन को घर से निकाल दिया। हेलन जानती थी वो इस घर से खाली हाथ नहीं जा रही। वो बहुत कुछ जीत चुकी है। इसने इसकी जीत का एहसास इस दिन हुआ जब अरमान इनके पास है और इसने हेलन को कहा था जब वो पढ़ लिख कर दूसरे मुल्क से वापस आ जाएगा तो वो हेलन को इस घटिया जगह से ले जाएगा। और हेलन को अब इसी चीज़ का इंतजार था। इसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन वो अरमान को यही तासुर देती थी कि वो इंतहाई करीब है, इसीलिए अरमान जल्द अज जल्द वापस आकर इन्हें संभाल ले। अरमान तो चला गया था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अरमान के जाने के बाद हेलन की तबीयत खराब रहने लगी थी और इसके जिस्म का आधा हिस्सा मफलूज हो गया था। इसका अपना इलाज भी करवाया, लेकिन इलाज से कोई फर्क ना पड़ा। इसके पैरों पर जख्म होने लगे जिनसे हर वक्त खून रसता रहता था। वो जख्म ठीक होने का नाम ही नहीं लेते थे। वक्त के साथ साथ वो जख्म इसके पूरे जिस्म पर हो गए। वो बिल्कुल बेबस हो गई थी। इसके बाद पता चला कि वो कोड़ी हो गई है। इसके इर्द गिर्द वालों को इससे बोलना छोड़ दिया था। इसके घर कोई भी ना आता था और यूं हेलन ने अपनी बीमारी के दिन साथ आंखें मूंद ली। इसकी लाश को असाइयों के कब्रिस्तान में ईदी सेंटर के एहलकारों ने दफना दिया था क्योंकि मोहल्ले वाले इसकी लाश को छूना तक नहीं चाहते थे। जब तक अरमान वापस आया हेलन इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अरमान के दिल में यह बात हमेशा के लिए रह गई थी कि हेलन की मौत की जिम्मेदार मलिक और इसकी बीवी है। एडसन ने शहीर को एक एक बात बता दी थी। लाउंज में सबको सांप सूंघ गया था। शहीर ने खोए खोए अंदाज में थॉमस एडसन और लाइम को देखा और इन दोनों की आंखें नम थी। एक औरत के लालच ने कितनी जिंदगियां खराब कर दी थी, इसने जेरे लब कहा और पिस्टल को मेज पर रख दिया। लाइम के डैड खड़े हो गए थे। उन्होंने लाइम के आंसू साफ किए। हमने हेलन के बगैर बहुत मुश्किल से संभलना सीखा है। मेरे बेटे ने अपनी माँ को बहुत मुश्किल से बुलाया है। हेलन यहाँ आने के बाद हमें कभी पलट कर नहीं देखा। हम ये नहीं जानते कि अरमान कौन है, बल्कि हम तो ये तक नहीं जानते हेलन किसके घर काम करती थी। अगर मुझे ये मालूम हो जाए तो मैं इनको एक अमानत जो मेरे पास है वो इन्हें दूंगा। शहीद धीरे से बोला। वो मलिक मेरे बड़े पापा थे। अरमान इन्हीं का बेटा है जो आज तक ये समझता है कि हेलन इसकी माँ है। लाइम इसके डैड को धक्का लगा था। वो दोनों वहीं थम कर रह गए थे। आयशा ने जोया का हाथ पकड़ रखा था। जोया के चेहरे पर आंसू फिसल रहे थे। हेलन मार्गरेट का आखिरी खत। प्यारे एडसन, उम्मीद करती हूँ तुम हमेशा की तरह खुश होगे और लाइम बहुत बड़ा हो चुका होगा। यकीनन तुम दोनों मुझे भुला चुके होगे, लेकिन मैं तो सबको नहीं भुला सकी। थॉमस, मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में हूँ। मैंने तुम्हारे साथ और लाइम के साथ बहुत बुरा किया है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है, पर सबसे ज़्यादा बुरा मैंने इस बच्चे के साथ किया जिसका नाम अरमान है। थॉमस एडसन लाइम के साथ गाड़ी में बैठे। इसकी गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने रुकी तो वो दोनों निकलकर पुलिस स्टेशन में गए और सामने बैठे हलकारों ने उन्होंने कहा, हमने अरमान मलिक से मिलना है। अरमान के साथ में सबसे ज़्यादा बुरा किया। मैंने इस बच्चे के दिमाग में ये बात इतनी पुख्ता कर दी कि मैं इसकी माँ हूँ और वो मुझे अपनी माँ समझता है और अपनी असल माँ बाप को अपना दुश्मन। मुझे डर है वो कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा ये माफ़ीनामा इस तक पहुँचा दो और वो सब सच बता दूँ। मैं इसकी माँ नहीं थी। और वो दोनों इस वक्त अरमान के सामने खड़े इस वो ख़त को दे रहे थे। अरमान ने लड़ से हाथों से वो ख़त लिया जो हेलन ने इसके लिए लिखा था। वो जैसे जैसे अरमान ख़त पढ़ता गया इसके साथ शैलो हो गए थे।
मैं इसकी कुछ नहीं लगती। मैंने इसे पैदा तो किया है, लेकिन इसकी रगों में असल खून इसके माँ बाप का ही है। वो ना मेरा है और ना ही मेरे मज़हब का है। तुमसे इसका असल मज़हब तक भी पहुँचाने की कोशिश करना। मैं जानती हूँ किसी को धोखे से अपने मज़हब में शामिल कर लेना एक गुनाह है, और मैं इतना बड़ा गुनाह अपने सर नहीं ले सकती। तुमने थॉमस, अब सब कुछ ठीक करना है। मैं तुमसे सिर्फ गुजारिश ही कर सकती हूँ, और तुम्हें इसका मोहब्बत का वास्ता दे सकती हूँ जो तुमने कभी मुझसे की थी। मेरी आखिरी आखिरत आसान कर देना थॉमस। तुम्हारी लाइम और अरमान की मुजरिम हेलन मार्गरेट। अरमान सब कुछ पढ़ चुका था, और लाइम और इसके डैड बहुत देर तक इसे समझाते रहे। वो फिर वहां से चले गए थे। अरमान ने इनके जाने के बाद बहुत देर तक चेहरा उठा आया, और इसकी आंखें जल रही थी। सबने मुझे धोखा दिया। इससे आंखों को रगड़ा और खड़ा हो गया। इसने अब खेल खत्म करना था। वो सलाखों की तरफ बढ़ा। इससे सलाखों के दरमियान हाथ आगे बढ़ाया। इसके सेल के पास खड़े एहलकार ने इसके हाथ में जेल की चाबी रख दी। अरमान के लिए यहाँ से निकालना मुश्किल नहीं था। इसने ताले खोले और एहलकार के पीछे चलने लगा। वो एक पीछे दरवाजे से अरमान के निकलने का इंतजाम पहले ही कर चुका था। भीगे बंगले के सामने मुझे सड़क पर दरख्तों के पत्ते गिरे थे। इनका रंग जर्द था और तैरगी इस पे बारिश के कतरों के साथ पलटी थी। हवा में नमी थी, लेकिन बारिश थम चुकी थी। बहुत देर से बरसती बारिश अब खामोश हो गई थी। बंगले के अंदर मौजूद शहीद के तरह सोफे पर गुमसुम सा बैठा था। इसे आज पहली बार एहसास हो रहा था कि इसने जज्बात में आकर कितना गलत किया है। इसने सब कुछ बिगाड़ दिया। जोया लाइम वगैरह के जाने के बाद खामोशी से अपने कमरे में चली गई थी। इसने इसकी भीगी आंखें देख ली थी। आशा ने इसे इसके गुज़श्ता रवैये के लिए माफ़ कर दिया था। अब वो इसकी हमदर्द बनकर इसे खामोश देख रही थी। शहीद ने सर उठाया। मुझे लगा वो हेलन को जानते हैं तो इनका अरमान से ताल्लुक होगा। वो अरमान के लिए काम करते होंगे। मैं सर को दुखी नहीं होने देना चाहता था। वो न जाने किसको सफाइयाँ दे रहा था। आशा ने सर हिलाया। मैं समझ सकती हूँ शहीद, आपने कुछ गलत नहीं किया। शहीद ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया। मैं बहुत कुछ भूल गया हूँ। मुझे सब ठीक करना है। वो खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हैं आप? आशा ने परेशानी से पूछा। वो मैं काम करने जा रहा हूँ। मैं जो भूल गया था, इसके बाद लाइम के घर जाऊँगा। वो कहते ही बाहर आने बढ़ गया था। आशा इसे रोक भी ना सकी। वो कुछ देर वहाँ अकेली खड़ी रही, फिर जोया के कमरे की जानी बढ़ गई। इसने जोया के कमरे को नॉक किया। खुला है, आ जाओ। आयशा जोया की आवाज़ पर चौंकी थी। इसकी आवाज़ संभली हुई लगती थी। इसने तेज़ी से दरवाज़ा खोला। जोया ड्रेसिंग के सामने बैठी लोशन हाथों में मल रही थी। इसने गर्दन तिरछी करके आयशा को देखा। मुझे पता था तुम आओगी, इसीलिए दरवाज़ा बंद नहीं किया। आओ बैठो ना। वो मुस्कुराकर बोल रही थी। आयशा का सर चकरा सा गया। वो कभी इन दोनों को समझ नहीं सकेगी। क्या देख रही हो? सोया ने भविष्य कहकर आयशा के चेहरे को देखा, जो कदम कदम चलती इसके पीछे ही आ रुकी थी। मुझे लगा था तुम रो रही होगी। सोया इसकी बात पर ताज्जुब से बोली। और मैं क्यों रोऊंगी? वो खड़ी हो गई थी। इसका रुख आयशा के सामने था। लाइम वगैरह, इसने पूरी बात ना कही गई। सोया ने गहरा सांस लिया। मुझे इस वक्त दुख हुआ था जब शहीद ने बगैर सोचे समझे लाइम के माथे पर पिस्टल रखा था, और मुझे इस वक्त भी तकलीफ हुई थी जब लाइम खामोशी से यहाँ से चला गया, और मैं इसके लिए कमरे में आ गई थी क्योंकि मुझे वक्त चाहिए था। मैंने जो कुछ हुआ इसे हर पहलू में देखा, और फिर मेरा सारा दुख और गुस्सा शहीद से ख़त्म हो गया, क्योंकि जिस एंगल से शहीद ने इस मामले को देखा, इसका रद्दमल जायज़ था। मैं भी होती तो यही सोचती जो शहीद ने सोचा, क्योंकि शहीद दूध का जला है और छाछ भी फूक फूक कर पिएगा। और तुम्हें पता है वो मेरे पास मुझे मनाने क्यों नहीं आया? इसने एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल करके सवाल किया, और आयशा होना की तरह इसका मुंह देखती रही। फिर इसे सर ना में हिला दिया। चूँकि मैं जानती हूँ मैं इससे नाराज़ नहीं होती, और वो इन्हें मनाएगा जो नाराज़ हो सकते हैं। जोया शहीद से नाराज़ नहीं होती। शहीद के लिए जोया ने लफ्ज़ नाराज़गी अपनी डिक्शनरी से ख़त्म कर दिया है। मैं शहीद को बहुत अच्छे से समझती हूँ। वो मेरा बुरा कभी नहीं कर सकता। इसने आयशा के शाने पर हाथ रखा। चाय पियोगी? आयशा का सुकून टूटा। इसने सर हाँ में हिला दिया। जोया इसका हाथ पकड़कर बाहर की जानिब पड़ने लगी थी। इसने आयशा को लाउंज में लाकर सोफे पर बिठाया। और तुम लाइम की भी फिक्र मत करना, वो मुझसे नाराज़ नहीं होता। वो भी बस सुखी हुआ है। शहीद के जाने पर मान जाएगा। वो रुकी। शहीद इन्हीं की तरफ गया है ना? आयशा ने सर ना में हिलाया। नहीं, वो कोई काम करने गए हैं, फिर लाइम की तरफ जाएंगे। सोया ने सर हिलाया। आयशा इस लड़की को रश्क से देख रही थी। वो कितने अच्छे से शहीद को जानती थी और मानती थी, और इस जगह आयशा होती तो अब तक रो रो कर शहीद को कितना बुरा भला कहती। उसने खुद को मलाल किया और जोया को देख ली, जो अभी मुलाजमा को कहती कि पहले चाय बना दो, फिर तुम गेस्ट रूम साफ कर देना। आयशा इसकी बात पर उलझ कर पूछा, क्या कोई आ रहा है? क्योंकि इसे जहाँ तक पता था लाइम के अलावा आज किसी ने नहीं आना था। हाँ, वो जिया को लेने गया है। अरमान के बाद वो वहाँ अकेली है ना, इसलिए। आयशा को झटका लगा। वो तो ये नहीं कह कर गए। सोया मुस्कुराई। इसके मुस्कान में मिस्ट्री थी। वो बताता ही तो नहीं है, बस कर जाता है। देखना वो आएगा तो इसके साथ जिया होगी। आयशा को इसकी बात पर यकीन ना आया, पर वो खामोश हो गई थी। जोया भी मुलाजमा की तरफ मतवज्जो हो गई थी। वो बहुत बेतकल्लुफ़ी से जिया के कमरे में इसके अलमारी के कपड़े निकाल रहा था। जिया झुंझलाई सी इसके पीछे खड़ी थी।
मुझे कहीं नहीं जाना। शहीद ने ऐसे जाहिर किया जैसे सुना ही नहीं। वो पलटा और सारे कपड़े लाकर इसके बेड पर रख कर बैग में डाल दिए। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जिया खुर्रा कर बोली। शहीद ने पलट कर इसे नाकबारी से देखा। तुम जानती हो मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा। जिया इसकी बात पर चीखी। तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? इसका गला रन गया था। फैमिली किसी भी हाल में हो, इन्हें छोड़ा नहीं जाता। जब तक अरमान यहाँ था मुझे तसल्ली थी कि तुम अकेली नहीं हो, लेकिन अब तुम्हारी तरफ से मैं परेशान रहूंगा, इसलिए तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जिया की आंखें डिबडिबाई। मैं इसी अरमान की बहन हूँ जिसने तुम्हारे डैड। शहीद ने इसके लबों पर उंगली रखी। जिया खामोश हो गई। इसकी आंखों में मोती भरते जा रहे थे। शहीद ने इन्हें समेटा। अरमान को हमने चांस देना है जिया, वो बहुत बड़े मसले में और गलतफहमी में है। जिया इसकी बात पर उलझी। मतलब? शहीद ने सर हिलाया। सब बताऊंगा, पहले तुम मेरे साथ चलो। जिया ने सर ना में हिलाया। मैं नहीं जाना चाहती कहीं भी। तुम मुझसे थप्पड़ खाकर भी जाओगी। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे कुछ करूं, इसलिए चलो। वो बिल्कुल संजीदगी से बोला। इसका बैग उठा चुका था। जिया ने बेबसी से इसे देखा। बाहर आओ जल्दी, वो कहकर चला गया था पास। अब शहीद के साथ जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ना था, इसलिए वो छोटे छोटे कदम उठाती इसके पीछे ही चल पड़ी। अर्शद जोया के साथ मुंतजिर सी बैठी कंगियों से दाखिल होते इनको देख रही थी। इसे जोया की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। शहीद को जिया लेने का गया। अगर ऐसा कुछ होता तो वो जिक्र तो लाजमी करता, जैसे वो पहले हर काम आयशा से मशवरे से करता है। इसका यकीन तब टूटा जब इसने शहीद के हाथ में बैग और पहलों में जिया को देखा। वो हिचकिचाती हुई अंदर दाखिल हुई थी। जोया ने मुस्कुराकर आयशा को देखा और आयशा को इसकी नजरें जुताती सी लगी और वह जलकर रह गई थी। इसका दिल किया कि वो शहीद को दो लगा दे। ये बंदा पता नहीं कैसा था, कहता ऐसे था कि आयशा इसके लिए सब कुछ है और वैसे अहमियत जरा बराबर भी नहीं देता था। आयशा का खून जलकर रह गया था। कैसी है जिया? जोया अपनायत से इसके गले लगी थी। जिया की हिचकिचाहट वैसी ही थी। इसे मुस्कुराने की नाकाम सी कोशिश की, लेकिन इसकी आंखें अर्जुर्दा थी। शही इसे रास्ते में लाइन वाली सारी कहानी भी सुना चुका था। जिया का दिमाग गोल गोल घूमने लगा था। इसके लिए ये सब अभी झटका ही था कि अपनी माँ की कोख की जनी नहीं है, वो एक नुकरानी के पेट से है। इसके दुख में और इजाफा हो गया था। जिया का दिल रोने को कर रहा था। वो चुपकर ढेर सारा रोना चाहती थी और जोया इसका गले मिलकर दूर हुई तो जिया की नज़र आयशा पर पड़ी। तो पीछे सीने पर बाजू लपेटे खड़ी थी। जिया को न जाने क्यों आयशा को तरस आया था। तो कदम कदम चलती खुद भी आयशा के सामने आ गई। शहीद ने जिया का बैग मुलाजिम को दे दिया था। वो अब जिया को देख रहा था जो आयशा के मुकाबिल खड़ी थी। मेरे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इन सब में तुम्हें दरमियान में नहीं लाना चाहिए था। मैं जानती हूँ तुम्हारे घर वाले तुमसे नाराज़ हैं, मैं भी थी, क्योंकि मैंने भी वही देखा जो भाई ने मुझे दिखाया। लेकिन अब मैं सब कुछ जान गई हूँ। मैं भाई की तरफ से तुम्हारे घर वालों से माफ़ी मांगूंगी और मैं इन्हें मनाऊंगी। देखना वो ज़रूर तुम्हें माफ़ कर देंगे। वो कहते कहते आयशा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। हमने सबके साथ ही बुरा किया है। वो खुद को भी मलाल करी थी। शहीर और जोया के दिल गिरफ्ती से जिया को बिलखते देखा। माँ बाप के गलत फैसले कैसे औलाद को रोल देते हैं, ये इन्हें आज मालूम हुआ था। ना अरमान की मम्मी अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए सर्वगेसी का सहारा लेती और ना ही ये सब होता। लॉन्च में जलते फानूस की रोशनियों में उदासियां घुलने लगी थी। आयशा शशदर से जिया की बातें सुन रही थी। इन्हें समझ ना आया था कि वो क्या रद्द अमल करे। इसने शहीद को देखा जो इसे इशारे से कह रहा था कि वो जिया के गिर्द अपनी बाहें हायल कर ले। आयशा ने इसकी मानकर जिया के गिर्द बाजू फैला लिए। शेर और जोया मुस्कुरा दिए। आयशा भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन एक नमी सी इन तीनों के नैनों में ठहर गई थी। ये नमी खुशी की थी। सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, आयशा ने सोचा था, पर इनमें से अभी कोई ये नहीं जानता कि अरमान जेल से आज़ाद हो गया। तभी वो सब खुश थे। अगली सुबह शहर पर भीनी निमसी खुशियाँ लिए रोशन हुई थी। धुले दरख्तों के पत्ते लहराने लगे थे। इनकी शाखों पे बैठे परिंदे चहचहा रहे थे। इन सबको कोई उदासी से देख रहा था जो इस वक्त घर के छोटे से लॉन में बैठा था। आयशा के अब्बू, जो इस दिन से आयशा के लौट आने का इंतजार में थे। जिस दिन से वो कहकर गई थी कि वो अब आएगी तो इसके पास सबूत होंगे। इसके अब्बू तभी कहना चाहते थे कि वो थक गए हैं, इन्हें अब कोई सबूत नहीं चाहिए, इन्हें इनकी कही बेटी चाहिए। लेकिन वो कह ना सके और इंतजार करने लगे कि आयशा जब दोबारा आएगी तो वे इसे माफ़ कर देंगे। जो हुआ वो हो गया। औलाद जिस्म का गुस्सा ना होकर भी जिस्म के हिस्से की तरह लगती है। जो दुखी हो तो तकलीफ बराबर की होती है। वो कुछ देर लॉन में बैठे रहे, फिर ठहर कर अंदर आ गए। अब्बू दुकान पर अब कम ही जाते थे। इनका दिल कहीं नहीं लगता था। इनके घर में दाखिली दरवाज़ा भी अभी खुला रहता था। वो हमेशा आयशा के लिए दर और दिल के दरवाजे खोले बैठे थे। अंदर अम्मी नाश्ता बना चुकी थी। सुफियान भी आज कॉलेज नहीं गया था। घर में अब अलग सी खामोशी रहती थी। सब किसी रोबोट की तरह काम करते, खाते पीते और सो जाते। फिर अगला दिन वही सब काम और वैसे ही थकावट और वजूद घसीटना पड़ता था। आज भी सबने खामोशी से नाश्ता किया और लॉन्च में आकर बैठ गए। टीवी पर मूवी चल रही थी, लेकिन सब लाताल्लुक से बैठे थे। सभी की तवज्जो कहीं और थी। अब्बू,
एक भराई आवाज़ लाउंज में गूंजी तो सुफियान और अम्मी और अबू ने बेसाख्ता दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ आयशा टिपटिपाती आंखों से खड़ी थी। अब्बू को लगा जैसे ख्वाब में है, वो आयशा को ही देख रहे हैं, पर यह ख्वाब ने इसकी इस वक्त हकीकत लगा जब वो भागकर इनसे लिपट गई। इसके अबू इसकी जुदाई में घुल कर रह गए थे, इनके चेहरे की रुबाई गुम हो गई थी। इससे पहले कि अबू इसे कहीं ज़्यादा कमज़ोर लगे। अम्मी को देखा तो इसे इनके चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई दी, आंखें बेनूर थी। इसका मोटा आलू भाई पिचक का सा गया था, रंगत भी ढल गई थी, बड़ापन सा आ गया था इसके चेहरे पर। अब्बू, इसने अपने अब्बू का माथा चूमा। तभी लाउंज में शहीर और जिया भी दाखिल हुए, जिनके आने से सबकी तवज्जो इनकी तरफ मुबाजिल हुई। अब्बू, मैं अपनी बेगुनाही का सबूत ले आई हूँ, इसने घुटिया आवाज़ में कहा। अब्बू के दिल पर घूसा लगा। मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। आयशा ने ज़िंदगी में पहली बार अपने अब्बू को रोते देखा था। वो इसे गले से लगाकर किसी बच्चे की तरह रो रहे थे। जिया को लगा जैसे इसका आने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ सब कुछ पहले ही ठीक हो गया था। अलबत्ता शहीर को कुछ बेएतबारी थी इन सब पे। पहले तो ये सब खाने को आ रहे थे और अब इसे गहरा सांस लिया। आयशा अकेली ही बेवकूफ़ नहीं है, इसकी पूरी फैमिली ही बेवकूफ़ों की टोली है। पर वो क्या कर सकता था, अब वो इन्हें बेवकूफ़ों का दामाद था। शहीर ने बाजू सीने पर लपेट लिए थे। कुछ देर बाद वो सब सोफे पर बैठे थे। जिया ने मुख्तसर अल्फाज में इन्हें सारी कहानी बता दी थी कि अरमान किन हालात से गुजारा है। अबू की जैसे दुनिया ही थम गई थी। इसकी दुनिया इस एक लफ्ज़ पर रुक गई थी कि अरमान गैर मुस्लिम था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक गैर मुस्लिम से कर दी थी। वो अब बेबसी से हाथ में मसल रहे थे और अम्मी में तो नजरें मिलाने की हिम्मत तक नहीं रही थी, इसलिए वह खामोशी से खड़ी होकर किचन में आ गई थी। सिंक पर झुककर वो ज़ारों की तार हो रही थी। सिंक पे रखे मैले बर्तन इन्हें पास से देख रहे थे। इनका दिल फट जाने को हो रहा था। बर्तन धोने पड़ रहे थे, इसीलिए रो रही है। पीछे से आयशा की भराई आवाज़ आई तो वो बेसाख्ता ही पलटी। मुझे माफ़ कर दो आयशा, मैंने जल्दबाजी की। वो बगैर तामुल के इसके गले लग गई थी। आयशा का दिल खुद ही भरा आया था। वो अपनी अम्मी के सीने को मजबूती से लग गई थी। मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे गुनहगार मत करें अम्मी, इसने अपनी अम्मी को कहा। मैं अपनी मर्जी से शहीद के पास नहीं गई थी। मैं नहीं जानती थी कि ये अरमान के कज़न है। शहीद मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए थे। उन्होंने ही मेरी तलाक अरमान से करवाई और मुझसे शादी। इसने शर्मिंदगी सी हो रही थी ये सब बताते हुए, लेकिन इन सब में अब बताना तो था ही कि शहीद और इसके दरमियान ऐसा रिश्ता है जो जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। वो शहीद की मुकम्मल तौर पर हो गई है। अम्मी ने इसकी सारी बात के जवाब में बस इसका माथा चुमा और सर हिला दिया और आयशा के लिए इतना ही काफ़ी था। चलो तुम अब बर्तन धो लो, मैं इनके लिए कुछ बना देती हूँ। नाम क्या है वैसे तुम्हारे शौहर का? अम्मी ने आंखें रगड़ी। आयशा बर्तन धोने वाली बात पर ही हंस दी, फिर हैरान हुई। अम्मी बताया तो था। अम्मी को सच में ये याद नहीं था, इसलिए आयशा दोबारा पूछना पड़ा। अम्मी सर हिलाकर लौज़मात का इंतज़ाम करने लगी थी और आयशा आज पहली बार खुशी खुशी बर्तन धो रही थी। बाहर बैठा शहीर और अब्बू सफियान से बातें कर रहे थे और अब्बू अब इसकी छानबीन कर रहे थे। शहीर ने इन्हें अपने ऑफिस कार्ड दे दिया था, आप ज़रूर आइएगा। इसने मज़ीद सवालों से जान छुड़ाने के लिए कहा था। आयशा कुछ देर बर्तन धोकर बाहर आई और चेयर लेकर अपने कमरे की जानिब जाने लगी। इसे महसूस हुआ कि शहीर इसे ही देख रहा है। इसने गर्दन तिरछी करके इसे देखा और इशारे से आयशा को कह रहा था कि वो इसके पास आकर बैठे, पर आयशा ने सर ना में हिलाया और हंसी दबाकर कमरे की जानिब बढ़ गई। शहीर का नाक गुस्से से फूल गया था, तो बस दांत पीस कर रह गए थे। ठीक 15 मिनट बाद अम्मी ने चाय वगैरह बना ली और जो कुछ बाकी था वो सब अम्मी ने सफियान से बाजार से मंगवा लिए थे। अब आयशा, जिया, शहीद एक ही सोफे पर बैठे थे। अम्मी और अब्बू सिंगल सोफे पर मौजूद थे और सफियान अपने लिए कुर्सी ले आया था। अम्मी ने सबको चाय के कप दिए। आयशा का कप इसके सामने रख दिया था। वो भी उठने ही लगा था कि शहीद ने इसका कप उठाया और सिप लेकर इसने आयशा की तरफ बढ़ा दिया। पी लो, ज़्यादा गर्म नहीं है। आयशा धक से रह गई थी। पूरे घर के दरमियान में बैठकर शहीद ने जो किया था वो आयशा पर घड़ों पानी डाल चुका था। जिया ने भी हैरत से इसे देखा, लेकिन वह ऐसे नॉर्मल अंदाज में बैठा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। आयशा का तो अब दिल कर रहा था कि वो मर जाए, ज़मीन बैठे वो इसमें समा जाए। इसने धीरे से कप थाम लिया। शहीद ने इसे मुस्कुराकर मोहब्बत से देखा था। बहुत देर तक आयशा के घर बैठने और ढेर सारी बातें करने के बाद शहीद अब जाने के लिए खड़ा हो गया था। आयशा अपनी अम्मी अब्बू से मिल रही थी और वो कह रही थी कि वो अब बहुत जल्द रहने के लिए आएगी। मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा रहने के लिए। इसे गाड़ी में बैठते ही अपना फैसला सुनाया। क्यों? आयशा ने ताज्जुब से पूछा। बस वैसे ही मिलना भी हो तो मेरे साथ ही आओगी और मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। रहने वाला कोई सीन नहीं है। जब महजूब से पीछे बैठी शहीद की बातें सुन रही थी। पर शहीद, 1-2 दिन के लिए तो लाजमी आऊँगी। ठीक है, मैं भी साथ आया करूँगा। वो माना तो कुछ यूँ माना कि आयशा ने अपना सर पकड़ लिया ताकि वो आयशा के घर वालों के सामने दिल खोलकर रोमांस झाड़ सके। आयशा का एतबार इस पर से उठ गया था। ये शख्स कहीं भी कुछ भी कर सकता है। नहीं जी, आप नहीं आएंगे मेरे साथ। शहीद तंजिया हंसा। फिर तुम भी ज़रूर आ सकोगी। हाँ, मैं तुम्हें बांध कर कमरे में बंद कर दूंगा। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी और वो लड़ते लड़ते घर पहुंचकर कमरे में आ गए थे। मैं ना, आयशा इसकी बात के जवाब में कहने के लिए अल्फाज ढूंढने लगी थी कि शहीद ने इसके बाजू से पकड़ा। क्या? इसने चेहरा स्पॉट रखते हुए सवाल किया। आयशा का हलक सूख गया। बोलो अब। अब वो कुछ ना बोली तो शहीद ने कहा। आयशा ने इसके हाथ अपने बाजू से हटाए।
मुझे आपसे फिलहाल कोई बात नहीं करनी, वो कहकर जाने लगी। शहीद ने इसकी कलाई से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। तो इसकी पुश्त को सीने से लगाकर इसने आयशा के आगे बाजू हायल कर लिया। इसने इसके बाल समेटे और इसके तिल पर अपने लब रखकर वो मध्यम लहजे में बोलने लगा, मेरी बातें मान जाया करो, मुझे जिद करने वाले बच्चे पसंद नहीं है, मैं इनकी पटाई लगा देता हूँ। वह मखमार लहजे में इसके गर्दन पर रब रखता बोल रहा था। इसके देखती सांसें आयशा को अपने असार में ले रही थी। वो दिल की धड़कनों को सुस्त पड़ते, अपने असाब को ढीला पड़ते महसूस कर रही थी। इसके घुटनों में जैसे ही जान निकल रही थी, शहीद इसके गर्दन पे वैसे ही आस्ते आस्ते अपने लब मिस कर रहा था। इसकी हल्की बढ़ती शेव आयशा को जिल से टकरा रही थी। ये एक नया एहसास था जो आयशा ने महसूस किया था। यह एहसास इसे और बेबस करता जा रहा था। शहीद भूल गया था कि इसने लाइम के घर भी जाना है और आयशा अब कुछ कहने की हालत में नहीं थी। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी ढलती रात को देख रही थी। तारे इसकी जानिब मुतवज्जह थे। बादल आसमान पे टुकड़ों की सूरत बिखरे दिखाई देते थे। चांद बिल्कुल माथे पर था। इसने गहरी पड़ती रात से नजरें चुराकर मोबाइल की स्क्रीन को देखा। क्या तुम मुझसे नाराज हो? वह कहती फिर रही थी कि लाइम इससे नाराज नहीं है, बस वो दुखी है। लेकिन दिल के एक डर सा कुंडली मारे बैठा था। अगर लाइम नाराज हुआ तो, और अगर वो नाराज ही रहा तो। इसने आगे सुबह से कुछ ना सोचा जा रहा था। इसे रात की तैरगी में हर चीज़ मध्यम लग रही थी। लाइम इसके अभी तक बात नहीं हुई थी। लाइम ने कोई राब्ता नहीं किया था। सोया समझ सकती थी कि वो राब्ता करेगा भी और वो राब्ता करेगा भी नहीं, पर वो तो कर सकती थी ना। इसलिए इसने खुद से ही मैसेज कर दिया। मैसेज को गए 5 मिनट गुजर गए थे। इसके दिल में अंदेशे सच्चे होने लगे थे। दिल की हालत अजीब होने लगी थी। इसने अगला पैगाम लिखा, लाइम मैं जानती हूँ तुम उदास होगे, लेकिन खुश मैं भी नहीं हूँ। इसने लिखकर भेजा और यह कही भीगती आंखों से चेहरा उठाकर वो आंसू आंखों में जब्त करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो आंखों के किनारों के बहते चेहरे पर गर्दन से फिसल कर अब इसे यकीन हो गया था कि लाइम जवाब नहीं देगा। लेकिन अगले ही लम्हे इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। जोया ने बेसाख्ता स्क्रीन को देखा। इस पर लाइम नाम जगमगा रहा था। ओह लाइम! इसकी आवाज़ में खुशी के साथ थकन भी थी। वो छूटते ही बोली थी। दूसरी जानिब से चंद सेकंड में खामोशी रही, फिर बोला, तुम खुश क्यों नहीं हो? जोया के दिल को किसी ने मुट्ठी से मसल दिया। क्योंकि तुमसे नाराज़ हूँ, वो कहे बगैर ना रह सकती। तुम्हें लगता है मैं तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ? आप लग रहा है, गलत लग रहा है। मोहब्बत जब ज़िंदगी बन जाए तो इसे छोटी छोटी बातों पर छोड़ो नहीं करते। और मैं अपनी माँ के माजी को अपने हाल में देखने के लिए हमेशा से तैयार रहा था, क्योंकि अपने हमारे पास वो ख़त था जिसे हमने इसके असल मालिक तक पहुँचाना था। जो कुछ तुम्हारे घर हुआ वो एक ना एक दिन होना ही था, इसीलिए मैं इन सबके गुजरे वक्त के साथ भुला दिया है। वो कहता गया और जोया को कांधों से वजन उतरता गया। रोम रोम में सुकून का एहसास दौड़ने लगा था। अब हम दोबारा आएंगे, तुम्हारा कज़न मना तो नहीं कर देगा? इसकी बात पर जोया चौंकी और फिर हंसी। तुम मत आना। जोया की बात पर लाइम धक से रह गया। पर क्यों? इसका लहजे में तशवीर थी। क्योंकि शही खुद तुम्हारे पास आएगा। वो तुम्हारे डैड से दोबारा मिलना चाहता है, इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ। ओ गॉड, मैं तो डर ही गया था। जो इसकी बेताबी पर हंस कर रह गई थी। लाइम सच में दीवाना था। वो लाइम से बातें करती बालकनी से हटकर तो चांद, बादल और तारे रात संग लॉन के घास पर रखी कुर्सी पर बैठी गुमसुम सी जिया को देखने लगे, जिसका करीब बहुत आहिस्ती से दस्तगीर आया था। मेरी जिंदगी इतनी उदास अच्छी नहीं लगती। इसके गमगीन लहजे में पर चौंकी। इसने गर्दन तिरछी करके देखा और फिर फीका सा मुस्कुरा दी। दस्तगीर इसके सामने आया था और इसके हाथ बढ़ाए। जिया ने इन हाथों पर हाथ रख दिए और कुर्सी पर खड़ी हो गई। वो खुद से ही दस्तगीर के सीने से लग गई थी। दस्तगीर हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुम्हें कल अपने घर ले जाऊंगा। जिया के चेहरे पर और सीने में छुपाए रखते हुए वो आसी से पूछा, क्यों? तस्वीर जिया के कान की तरफ झुका और जिया के इतने करीब पहली बार हुआ था। जिया का दिल अचानक ही तेजी से धड़कने लगा। क्योंकि मेरी अम्मी अपनी बहू को देखना चाहती हैं। जिया झनक सी गई। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिया एक बार फिर से बोली। क्यों? इसका सवाल वही था तस्वीर ने से इतने करीब की था। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें फीडबैक क्लास भी दीजिएगा। फी मानेगा।